डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन राज्य प्रशासन की पंचायती राज व्यवस्था में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी संबंध में अपन पिछली कक्षा में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की जो प्रारंभिक बातें थी उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कि इस 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत इस पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या उपबंध किए गए उनके बारे में। तो इस 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध था वह था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। यह ध्यान में रखना है आपको 73वें संविधान संशोधन के बारे में। 73वें संविधान संशोधन और जो 74वां था वह था नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में। और अपन ने यह भी पढ़ा था, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ा था उस समय, कि इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को भी त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी और उसी के आधार पर इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को भी पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय बनाया गया। जो इसके मुख्यतः स्तर थे वह थे जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इस 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 243 से ए से लेकर ओ तक क्या क्या उपबंध किए गए और इसी संबंध में अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। 20 से इसके अंदर 29 डाले गए थे और भाग ये संविधान का था 9वां। ये अपन कल विस्तार से इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत का जो गठन होगा सबसे पहले ये देखते हैं अपन। तो ग्राम पंचायत का गठन प्रति 3000 जनसंख्या पर, प्रति 3000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। एक ग्राम पंचायत होगी जिसको न्यूनतम 9 वार्डों में विभाजित किया जाएगा, जिसको कम से कम 9 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक 3000 जनसंख्या जहां होगी वहां पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा और उसको कितने वार्डों में विभाजित किया जाएगा? 9 वार्डों में। इसी संबंध में अपन देखते हैं कि 3000 जनसंख्या चाहे तो वो एक गांव की भी हो सकती है, 2 गांव की भी हो सकती है, 3 गांव की, कहने का मतलब है कितने ही क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन कम से कम 3000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा और जिसको कितने भागों में बांटा जाएगा? 9 वार्डों में। इससे आगे अपन देखते हैं इस ग्राम पंचायत स्तर पर जो इस ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, जो राजनीतिक मुखिया होता है, वह होता है सरपंच। और वार्डों का जो मुखिया होता है वह होता है वार्ड पंच।
और वार्ड पंच अपने में से एक चुनते हैं, उप सरपंच, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं अपन सरपंच कि इस ग्राम पंचायत की सरपंच का चुनाव कौन करवाता है। यानी ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत इन सभी ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है। तो चुनाव जो करवाता है वह करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया हुआ है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में 243 के अंदर ध्यान में रखना है, ताकि इस राज्य निर्वाचन आयोग की मदद से पंचायती राज व्यवस्था का निष्पक्ष चुनाव करवाया जा सके। इसी संबंध में अपन बात करते हैं, इस राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य होता है उसे अपन बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिसकी नियुक्ति की जाती है वह की जाती है इसकी राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इस राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष का या 65 वर्ष। इसमें से जो भी इसकी पहले हो वह उतने ही समय तक पद पर बने रहता है। या तो निर्वाचन के बाद 5 वर्ष तक के लिए, नियुक्ति के बाद 5 वर्ष तक के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर बना रहेगा, या उसकी आयु सीमा के हिसाब से देखें तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद उसको पद से मुक्त होना पड़ेगा, जो इसका कार्यकाल है। और इसको जो हटाने की जो प्रोसेस है वो सेम में जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की है वही सेम हटाने की किसकी है, इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की। यानी कि संसद द्वारा महाभियोग प्रोसेस के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। अब मैं आपको सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं अपने राजस्थान के संबंध में। राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया था। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वह किया गया था जुलाई 1994 में। यह आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वह थे अपने अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। और जो वर्तमान में, ये तो थे प्रथम राजस्थान के, और जो वर्तमान में है वह है प्रेम सिंह मेहरा। प्रेम सिंह मेहरा। यह आपको ध्यान में रखना है राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में। इसी प्रकार से एक आयोग और है, उसके बारे में और बता देता हूं अभी जस्ट में आपको, कि इस पंचायती राज व्यवस्था को वित्तीय उपबंध या उनको वित्तीय सहायता प्रदान के लिए एक राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग। इसका जो कार्य होता है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ध्यान में रखना ये। और जो ये अपन पढ़ रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसका कार्य होता है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाना। यानी कि एक तो होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उसका कार्य होता है सेंट्रल लेवल पे जैसे राष्ट्रपति का, संसद के विधानसभा सदस्यों का, उनका सबका चुनाव करवाना होता है केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग होता है उसका। और राज्य
निर्वाचन आयोग का कार्य है केवल और केवल पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव करवाना। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन है वो संविधान के किस आर्टिकल में है। तो इसका जो गठन है वो संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन। यह आपको ध्यान में रखना है 243। इसे अगर हिंदी में लिखते हैं तो झंडे वाला, इस प्रकार से ये भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो राजस्थान के अंदर प्रथम में जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था वह किया गया था, राजस्थान के संबंध में और बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1995 के अंदर किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के, वह थे कृष्ण कुमार गोयल, यानी राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल, अर्थात कृष्ण कुमार गोयल, ध्यान में रखना है। यानी कि ये राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग, इनका संबंध इस पंचायती राज व्यवस्था से ही है, क्योंकि इस राज्य निर्वाचन आयोग का तो कार्य पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी संस्थाएं उनके सभी के पदाधिकारियों का चुनाव करवाना और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य है राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत है, और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वह है 243 के अंतर्गत। यह आपको ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं इससे आगे, इस पंचायती राज व्यवस्था में ही इस सरपंच के संबंध में ही अपन देख लेते हैं कि यह सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। अर्थात अपन इन योग्यता सभी के एक साथ पढ़ लेते हैं। 33वें संविधान संशोधन में जो ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं आवश्यक हैं। तो सबसे पहले तो इस पंचायती राज व्यवस्था में इनके चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है, यानी पहले मैं लिख देता हूं यहां योग्यता, इन सभी यानी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है योग्यता के अंतर्गत 21 वर्ष, कम से कम वो 21 वर्ष का होना चाहिए। यह तो हो गई इसकी पहली योग्यता। और इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण योग्यता है वह है एक निश्चित तिथि है 21 नवंबर 1995। 21 नवंबर 1995 के पश्चात किसी भी व्यक्ति के कोई तीसरी संतान पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 21 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान अगर उसके पैदा हो जाती है तो वह इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर सकता, अर्थात वह यह पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि बच्चे 2 ही होने चाहिए, 2 से अधिक बच्चे हैं ये निर्धारित तिथि दी गई है 21 नवंबर 1995 के बाद नहीं होने चाहिए, पहले चाहे कितने भी हो। और इसी के साथ राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण एक योग्यता और जोड़ी थी 2014 के अंतर्गत, जो जोड़ी थी शौचालय के संबंध में। शौचालय यानी कि जो अपने राज्य सरकार है वो 8 दिसंबर 2014 को एक अध्यादेश जारी कर पंचायती राज का जो अधिनियम था उसकी धारा 19 के अंतर्गत संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक प्रत्याशी के घर में शौचालय होना चाहिए। अगर उसके घर में शौचालय नहीं है, प्रत्याशी जो अपन उम्मीदवार बोलते हैं, चाहे सरपंच का हो, वार्ड पंच का हो, इनका चाहे वो पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, प्रधान हो, उनके घर में शौचालय होना आवश्यक है। यह निर्धारित किया गया था 8 दिसंबर 2014 को एक अध्यादेश के माध्यम से। और इसी संबंध में एक शैक्षणिक योग्यता भी जोड़ी गई थी 2014 के अंतर्गत। 20 दिसंबर 2014 को शैक्षणिक योग्यता, ये भी 20 दिसंबर 2014 को जो पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा
19 है उसमें संशोधन कर इसमें यह निश्चित किया गया कि जिला परिषद जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उसके लिए तो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और सरपंच के लिए 8वीं पास होनी चाहिए। और जो पिछड़े क्षेत्र आदिवासी इलाका है और है उसमें सरपंच के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र आता है उससे के जो सरपंच उम्मीदवार होता है उसकी कम से कम 5वीं पास होनी आवश्यक है। यह शैक्षणिक योग्यता जोड़ी गई थी 2014 में, लेकिन ध्यान रहे वर्तमान में ये इस शैक्षणिक योग्यता को वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। वर्तमान में कोई भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है पंचायती राज के अंदर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह तो हो गई इस जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसमें प्रत्याशियों के लिए क्या क्या योग्यता आवश्यक होती है कि वो 21 कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। 21 नवंबर 1995 के बाद उसको कोई तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए, उसके घर में शौचालय होना चाहिए। पहले शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी 2014 के अंदर, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। अब देख लेते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल होता है इसका पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, यानी जिस तिथि को यह पद ग्रहण करता है उसके बाद ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। और अगर किसी भी कारणवश से इस 5 वर्ष की अवधि से पहले ही अगर वो पद रिक्त हो जाता है तो उसको 6 माह के अंदर अंदर उस पर चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। और जब भी इस विघटित स्थिति में किसी भी प्रकार से अगर दोबारा से ये चुनाव होते हैं तो जो विशेष अवधि होती है उसके लिए होते हैं, न कि संपूर्ण 5 वर्ष के लिए। कहने का तात्पर्य ये हो गया जैसे कोई भी सरपंच से 2 वर्ष हो गए बने हुए और किसी कारणवश वो सरपंच का पद रिक्त हो जाता है तो वो आगामी जो सरपंच बनेगा वो न कि 5 वर्ष के लिए बनेगा बल्कि 3 वर्ष के लिए ही बनेगा, क्योंकि 2 वर्ष का पहले वाले सरपंच ने कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है। अब इसमें कुछ शब्दावलियां आती हैं, जैसे एक तो आता है वार्ड सभा, एक आता है वार्ड। पहले तो अपन इन दो को देखते हैं। वार्ड किसे कहेंगे, यानी कि प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत जितने भी वयस्क मतदाता का जो समूह होता है उसी को अपन वार्ड कहते हैं। यानी एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, उसको विभिन्न वार्डों में विभाजित किया जाता है और उनमें जितने भी पंजीकृत सदस्य होते हैं वो वार्ड की सभा में भाग लेते हैं, उसमें बैठते हैं। और इस वार्ड सभा के अंदर जो ये जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं उस संबंधित वार्ड के वो समस्त के समस्त इसकी बैठक वार्ड सभा की बैठक में भाग लेते हैं। और ग्राम पंचायत स्तर पर यह सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे छोटी इकाई का नाम है वह है वार्ड सभा। और इसकी जो बैठक होती है वो 1 वर्ष में कम से कम 2 होनी आवश्यक है। 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है। और इसकी जो गणपूर्ति है जिसे अपन कोरम बोलते हैं, गणपूर्ति, यह होना चाहिए कुल जितने सदस्य होते हैं उसका 10%। यह आपको वार्ड सभा के बारे में ध्यान में रखना है। इससे आगे देखते हैं अपन ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी वार्ड सभा तो सबसे छोटी इकाई हो गई पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत की। और अब देखते हैं अपन ग्राम सभा, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उससे संबंधित जितने भी समस्त जो पंजीकृत मतदाता हैं वो इसके सब सदस्य होते हैं। किसके? ग्राम सभा के। यानी ग्राम सभा के ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता होते हैं, चाहे वो 1 गांव की ग्राम पंचायत हो, चाहे वो 2 की हो, चाहे वो कितने की भी हो, उस सभी के सभी जो पंजीकृत मतदाता होते हैं वो इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ये तो होगी इनकी सामान्य कुछ बातें। इस संबंध में अब जो आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरपंच का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव और इनके कौन कौन से कार्य हैं, ये सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी फिर बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।